खाना नंबर 2 सेकंड हाउस की बात करें, इसको बोलते हैं धर्म स्थान उम्र बुढ़ापा। धर्म स्थान उम्र बुढ़ापा का मतलब ये हुआ कि खाना नंबर 2 को धर्म स्थान समझा जाता है। हिंदू होंगे तो मंदिर, मुस्लिम होंगे तो मस्जिद, अ, पंजाबी होंगे, सरदार होंगे तो गुरुद्वारा, मतलब धर्म स्थान अपना जो धार्मिक स्थल है वो खाना नंबर 2 को माना जाता है। और उम्र बुढ़ापा, और बुढ़ापे की जो उम्र है, बुढ़ापे में हमारा जीवन कैसा रहेगा, वो खाना नंबर 2 बताएगा, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में राशि फॉल करती है वृषभ राशि, टॉरस। इसके जो लॉर्ड है वो वीनस है, और ये पक्का घर जुपिटर का है, गुरु का। यहां पर उच्च की अवस्था में चंद्रमा होता है, और यही किस्मत जगाने वाला प्लैनेट होता है चंद्रमा, इस हाउस में। ठीक है, अब इस हाउस की बात करते हैं। खाना नंबर 2, धर्म स्थान उम्र बुढ़ापा। घर चलकर जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता है। कहने का मतलब, जो भी प्लेनेट इस घर में बैठा हुआ होगा वो आपकी किस्मत का ग्रह बन जाएगा। मतलब इस प्लेनेट से संबंधित आप जिंदगी में कुछ भी काम कर सकते हैं, ये आपकी किस्मत को सपोर्ट करेगा। जैसे सेकंड हाउस में चंद्रमा है, तो चंद्रमा का आप काम करके धन संपत्ति आप कमा सकते हैं। यहाँ पर शनि बैठा है, तो शनि के कारक तत्वों के द्वारा आप पैसे कमा सकते हैं, वो आपकी किस्मत का ग्रह बनेगा। जुपिटर है तो आप गुरु बन के आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। खाली पड़ा घर 10 जब टेवे सोया हुआ कहलाता है। कि कहने का मतलब यह है कि अगर सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट है, अगर 10वां घर खाली है, तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट सोया हुआ कहलाएगा। मतलब वो प्लैनेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा अगर 10th हाउस खाली है कुंडली का। आप लोग एक ब्लैंक चार्ट जरूर अपने सामने बना के रखें, जिससे जब मैं बोलूं ना तो आपकी नजर वहां पर जानी चाहिए। मैं सेकंड हाउस की बात करूं तो सेकंड हाउस पे आपकी पेंसिल या पेन रखा होना चाहिए। 10th हाउस की बात करें तो उससे क्या होगा ना, आपको कुंडली में रट जाएगा ये चीज जो हम बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो सिर्फ सुनेंगे और भूल जाएंगे। कुंडली अगर सामने रहेगी ना, तो जैसे जैसे हम बात करेंगे खाने उस हाउस की, तो वो आपके सामने रहेगा। ये मतलब एक दिमाग में बैठाने का एक अच्छा तरीका है। बाकी आप लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार कर सकते अगर 10th हाउस खाली हो तो 2 नंबर वाला भी कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। हैं। अगर 10th हाउस खाली है तो सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट का कोई असर नहीं होगा, वो सोया हुआ माना जाएगा। ठीक है। अभी सोए हुए प्लेनेट का कॉन्सेप्ट आगे हम ग्रामर में उसको भी पढ़ेंगे आगे। बुनियाद समंदर ग्रह न होते, पहाड़ ऊंचा घर दो का हो। जो व्यक्ति की बुनियाद बननी है, जो जीवन में उसको शिक्षा मिलनी है, वो खाना नंबर 9 में बैठे हुए ग्रह बताएंगे। और पहाड़ ऊंचा घर दो का हो, और जो सेकंड हाउस है वो एक तरीके से किस्मत का पहाड़ माना गया है। खाना नंबर 9 बुनियाद मानी गई है, और खाना नंबर 2 किस्मत का पहाड़ माना गया है। कैसे माना गया उसको भी हम समझेंगे। चाल असर ग्रह दूजे बैठे, जेर असर गुरु साया हो। हवा बारिश जो नौ से चलती, टक्कर दूजे को खाती हो। लाल किताब कहती है कि ये जो खाना नंबर 9 जो बुनियाद का घर माना गया है, बुनियाद का घर का मतलब ये हुआ कि खाना नंबर जो है वो इस चीज का है कि आपको परवरिश कैसी मिली है, आपके माँ बाप को, आपका माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा है आपके ऊपर, आपके पूर्वजों से आपको क्या संस्कार मिले हैं, या उनकी तरफ से कितना आपको सपोर्ट मिला है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। वो खाना नंबर 9 है। वही कहने का मतलब है उसका कि हवा बारिश जो 9 से चलती है। हवा बारिश का 9 से चलने का मतलब ये हुआ कि हवा मतलब बृहस्पति, मतलब बाबा परदादा पिता, उनकी मदद कितनी मिली है। और हवा बारिश जो 9 से चलती है, टक्कर दूजे को खाती है। यहां से किस्मत के बादल उठेंगे और सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से टकराएंगे। कहने का मतलब जन्म कुंडली में अगर 9th हाउस में प्लैनेट है
और सेकंड हाउस में भी प्लेनेट है, तो उस इंसान को किस्मत का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 9 से बुनियाद के बादल उसको मिलेंगे, और वो खाना नंबर 2 के ग्रह से टकराएंगे, फिर बारिश होगी। अब कैसे होता है ये? अब इसको एक मतलब नॉर्मल एग्जांपल में समझते हैं। खाना नंबर 9 जो है ना, वो हमारे पूर्वजों का है, हमारे बाप दादाओं का है, हमारे फादर का है। उससे हमारे डीएनए देखा जाता है कि हम पीछे का हमारा खानदान कैसा रहा है, वहां से उसको कितना सपोर्ट मिला है, कैसे लोगों के बीच में रहा है, वहां से उसको प्रारंभिक शिक्षा क्या मिली है, ये उस बुनियाद पर बहुत डिपेंड करेगा बच्चे की। उसके बाद में 10th हाउस से वो बादल होते हुए, 10th हाउस क्या है? 10th हाउस है फादर का स्थान। फादर आपका कितना मजबूत है, वो 10th हाउस बताएगा। तो फादर की तरफ से उसको क्या मिला है सपोर्ट। तो 10th हाउस से होते हुए वही बादल, अगर खाना नंबर 2 में ग्रह बैठे हुए हैं, तो वहां से वो टकराएंगे। खाना नंबर 2 में बैठने का मतलब ये हुआ कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आप लोगों के सामने जो भी आपको बैकडोर से सपोर्ट मिला है खानदान की तरफ से, या जो भी चीजें आपके पास में है, उन सबका आप प्रयोग कैसे करते हैं, वो खाना नंबर 2 से होगा। इसीलिए जब खाना नंबर 9 में प्लेनेट है और खाना नंबर 2 में भी प्लेनेट है, तो उस इंसान को किस्मत का भरपूर सहयोग भी मिलेगा, और हर तरीके से उसके काम बनेंगे, वो पैसे कमा पाएगा। किस्मत के बादल 9 से उठाएंगे, सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट से टकराएंगे। ठीक है, टक्कर दूजे पर खाती है। चाहे वो अनफ्रेंडली प्लेनेट हो, क्या जी? चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो ना हो प्लेनेट। हाँ, उससे मतलब नहीं है, फ्रेंड प्लेनेट हो या ना हो, कोई भी प्लेनेट होना चाहिए। ठीक है। 8 पड़ा घर जब तक खाली असर भला ही देती है। कहने का मतलब सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे होंगे, अगर 8th हाउस उस समय खाली है, तो सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का असर अच्छा ही रहेगा। ठीक है। शुरू उम्र में असर दूजे का घर छठवें पर पड़ता हो, जाति असर हो नेक जो अपना वक्त बुढ़ापे बढ़ता हो। शुरुआत में जो बचपन का जो पीरियड होता है ना, वो भी खाना नंबर 2 डिसाइड करता है। तो यहां पर जो भी प्लेनेट बैठे होंगे, उनका असर बचपन के टाइम पर जरूर पड़ेगा। और इनका जो जाति असर है, इनका जो भी नेक प्रभाव है, वो शुरुआत की उम्र में और बुढ़ापे की उम्र में ये हमेशा अच्छा जाता है। सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट बुढ़ापे में तकलीफ नहीं देते हैं, चाहे वो पापी ग्रह बैठा हो, चाहे यहाँ पर सौम्य ग्रह बैठा हो। बुनियाद मंदिर घर चौथा गिनते, 8 छठे से मिलता जो, खाली होते गुरु मंदिर टेवे असर रूहानी उम्दा हो। लाल किताब कहती है कि अगर 9वें हाउस से बादल उठेंगे, सेकंड हाउस के पर्वत से टकराएंगे, तो यहां से उठी हुई हवा जब सेकंड हाउस के पर्वत से जब टकराती है, तो बारिश होती है। इसका मतलब पैसा आदमी कमाता है। लेकिन अगर 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है, तो फिर वो पैसा जो हमने कमाया है, वो सही जगह यूज नहीं हो पाएगा। वो 4th हाउस में खाली होने की वजह से 6th हाउस में वो पैसा पहुंचेगा और वो बर्बाद होता चला जाएगा। मतलब उस पैसे का यूज हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मतलब सेकंड 9th हाउस में प्लान अगर बैठा होगा, बहुत अच्छा है, यहां से किस्मत का साथ उसको मिलेगा। सेकंड हाउस में अगर भी प्लैनेट बैठा होगा, तो इसको किस्मत का साथ भी मिलेगा, और सेकंड हाउस के प्लैनेट की मदद से वो पैसे भी कमा पाएगा। वहां से बादल टकराएंगे, बारिश कहाँ होगी? 4th हाउस में होगी। अगर 4th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा होगा, तो 4th हाउस में उस बारिश का असर नहीं होगा। वो सीधे बारिश कहाँ चली जाएगी? खाना नंबर 6 में। और खाना नंबर 6 जो होता है, वो शत्रुओं का होता है, बीमारी का होता है, फालतू की खर्चों का होता है, तो वहां पर वो पैसे बर्बाद होंगे। क्लियर है ये? मतलब कनेक्शन किस किस का बन गया? 9th हाउस का,
जब भी हम सेकंड हाउस को देखेंगे तो कौन कौन से घरों को भी हम देखेंगे? 9th हाउस को, सेकंड हाउस को, 10th हाउस को और 8th हाउस को भी। 8th, 9th, 10th, इतना हम देखेंगे सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की। जब भी हम रीडिंग करेंगे तो हमारी नजर 9th हाउस पे भी जानी चाहिए कि ठीक है, इस आदमी के अंदर काबिलियत तो है। मान लीजिए 9th हाउस में प्लैनेट नहीं है, अब सेकंड हाउस में प्लैनेट है, ठीक है, इसके अंदर ज्ञान तो बहुत है, ये किसी भी तरीके से पैसा कमा सकता है, लेकिन उसको बुनियाद नहीं मिली है, उसको अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला है, पीछे से उसको भाग्य का साथ नहीं मिला है। और अगर 10th हाउस में प्लैनेट बैठे होंगे तब तो अपने सेल्फ इफर्ट से वो कुछ ना कुछ पैसे कमा ले जाएगा। लेकिन आप सोचो, अगर 9th हाउस में भी प्लैनेट नहीं है, 10th हाउस में भी प्लैनेट नहीं है, तब तो सेकंड हाउस का प्लैनेट कुछ कर ही नहीं पाएगा। चाहे यहाँ पर खुद बृहस्पति महाराज बैठे हो, चाहे उच्च का चंद्रमा होकर बैठा हो, बस कुंडली देखने में बहुत अच्छी लगेगी, हाँ यहाँ तो गज केसरी योग बना हुआ है, इसके पास सेकंड हाउस में, इसके पास तो बहुत पैसा होगा। उस बेचारे से पूछो उसके पास क्या होगा। फिर वो यही कहेगा, जैसे मान लीजिए कोई ज्योतिषी कहेगा, अरे आपके सेकंड हाउस में गज केसरी योग बना हुआ है, गुरु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, पैसा तो आपके पास बहुत होगा। फिर वो कहेगा, हाँ पैसा है मेरे पास में, मेरा काम चल जाता है, रहता है पैसा, और इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन वहां तो गज केसरी योग बना हुआ है, वहां तो इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ना 9th हाउस में प्लैनेट है, ना ही 10th हाउस में प्लैनेट। कहाँ से पैसा इकट्ठा होगा? 10th हाउस में प्लैनेट नहीं है तो वैसे भी सोया हुआ है। कम से कम 10th हाउस में प्लैनेट ना होता, 9th हाउस में होता, तो सपोर्ट तो मिलता किसी का। उसके फादर या पिताजी, फादर या बाबा वगैरह कहते तो कि ले भाई 5 करोड़ रुपए ले जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर। अब वो घर पे 9th हाउस में प्लेनेट नहीं है, घर में वो पैसे मांग रहे हैं, बाप कह रहे हैं कि जिंदगी भर यार मैंने खेती का काम किया, मैं तुमको यार कहाँ से 5 लाख रुपए दूं? उसके लिए 5 लाख रुपए देना ही बहुत बड़े भारी हो जाएगा। 9th हाउस में प्लेनेट नहीं होगा, मान लीजिए 10th हाउस में प्लेनेट, तो किसी न किसी तरह वो सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि 10th हाउस से उसको काम मिलेगा, अपने सेल्फ एफर्ट से वो पैसा कमाएगा। 4th हाउस में अगर प्लैनेट होगा तो उसी पैसे से वो संपत्ति, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ बनाएगा। उस समय और अगर सर 6 पर भी प्लान होगा। 4th हाउस में अगर उस समय प्लैनेट नहीं होगा तो फिर वो पैसा वो उसका 6th हाउस में जाएगा। कभी कर्जे में खर्चा होगा, कभी बीमारी में खर्चा होगा, कभी किसी चीज में खर्चा होगा। ठीक सर है। एक क्वेश्चन है हम्म। सर, 9th हाउस, 10th हाउस, सेकंड हाउस, 4th हाउस और 6th हाउस हम्म। सब में प्लैनेट्स हैं, हम्म। तो ये 6th हाउस का इफेक्ट फिर नहीं आएगा? तो 6th हाउस का क्या? 6th हाउस का मतलब खर्चा फिर भी बहुत होगा, मतलब बीमारी में या नहीं नहीं, अगर इन सारे हाउस में प्लैनेट है तब तो बहुत अच्छी सिचुएशन बन गई। तो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देगा ना। 6th हाउस में हाँ जी, बैठा हुआ प्लैनेट आपको नौकरी भी देता है। हाँ जी। 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपको कस्टमर से पैसे भी निकाल के देता है। 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपको सोचने समझने की क्षमता भी देता है। इसीलिए यहाँ पर जब भी प्लैनेट बैठते हैं ना, ऐसे ही लोग वकील बनते हैं। वो बहुत तेज दिमाग होता है वकीलों का, एडवोकेट्स का। वो किसी भी सिचुएशन में पैसा बनाना जानते हैं, किसी भी सिचुएशन को मोड़ना जानते हैं। ठीक है सर, तो अगर इन सब हाउस में प्लान बैठे हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। हाँ, ठीक। ठीक है। खाना नंबर 2 हमेशा 9 ही ग्रहों या खाना नंबर 9 जो बतौर एक समंदर गिना जाएगा बुनियाद होगा, मगर खुद नंबर 2 की बुनियाद खाना नंबर 4 होगा। वैसे तो खाना नंबर 2 की बुनियाद नंबर 9 वाला होगा, लेकिन खाना नंबर 2 की बुनियाद 4 वाला भी होगा। उसकी भी उतनी ही महत्व है जितना खाना नंबर 9 का है। जैसा भी बृहस्पति कुंडली में हो वैसे ही हवा के झोंके साथ होंगे। जैसा बृहस्पति होगा उसी तरीके की हवा खाना नंबर 9 से उठेगी। कोई जरूरी थोड़ी है कि परिवार में हर किसी को संस्कार गुण बहुत अच्छे मिलते हैं।
कभी कभी फैमिली ऐसे भी होती है कि उसके जो बाप दादा होते हैं वो इस प्रोफेशन में होते हैं, वो लूट मार डकैती इसी प्रोफेशन में होते हैं, वो अपने बच्चे को उसी तरीके की तरह उसी तरीके की बुनियाद देते हैं कि आगे चल के तुमको एक 4 प्लाट पे कब्जा और करना है, 4 जमीनों पे और अपना अधिकार जमाना है। हमने 10 जमीनों पे कब्जा किया, तुम 10 जमीनों पे और करना कब्जा। इस तरीके की बुनियाद भी मिलती है ना, मतलब एक कहने का मतलब एक काम उन लोगों के कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना। तो कुंडली में जैसा बृहस्पति होगा, जिस हिसाब से बृहस्पति की स्थिति होगी, उसी तरीके से खाना नंबर 9 की बुनियाद होगी। खाना नंबर 8 देखता है नंबर 2 को। 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट नंबर 2 में बैठे हुए प्लैनेट को देखता है। ये दृष्टि संबंध होता है। अभी लाल किताब की दृष्टियां मैं आपको नोट करवाऊंगा। तो खाना नंबर 8 देखता है खाना नंबर 2 को, और खाना नंबर 2 देखता है खाना नंबर 6 को। इस तरह खाना नंबर 2 में खाना नंबर 8 और नंबर 6 का वाहमी ताल्लुक होता है। कुंडली आपके सामने खुली होगी। खाना नंबर 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दृष्टि जाती है 2nd हाउस में, और 2nd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दृष्टि जाती है 6th हाउस में, और 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दृष्टि जाती है 12th हाउस में, और 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दृष्टि जाती है 8th हाउस में। मेरे ख्याल से आपकी नजरें कुंडली में घूम गई होंगी जो जो मैंने नाम लिया। यस तो सर। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 देखता है 2 को, 2 देखता है 6 को, 6 देखता है 12 को, और 12 देखता है 8 को। तो लाल किताब कहना चाहती है इसीलिए खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 का भी ताल्लुक होता है, क्योंकि ये आपस में सब जुड़े हुए हैं दृष्टियों से। इसलिए खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 में भी ताल्लुक होगा। कुछ ना कुछ एनर्जी आपस में एक्सचेंज होगी खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 में बैठे हुए प्लैनेट की। ठीक है। खाना नंबर 8 के वक्त खाना नंबर 2 खाली हो। हाँ, ये लिखा हुआ है खाना नंबर 2 खाली हो। खाना नंबर 8 और नंबर 6 का वाहमी ताल्लुक होगा। खाना नंबर 8 खाली हो तो नंबर 2 हमेशा अच्छा माना जाएगा। खाना नंबर 8 अगर खाली है कुंडली में, तो नंबर 2 में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं वो खराब नहीं होंगे, क्योंकि खाना नंबर 8 से जो दृष्टि जाती है वो निगेटिव दृष्टि जाती है। 100% दृष्टि जाती है। खाना नंबर 8 में बैठा हुआ प्लैनेट हमेशा 2nd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को खराब करेगा, चाहे वो उसका मित्र ग्रह ही क्यों ना हो। अगर 2nd हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, 8th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा सूर्य पर दृष्टि डालकर सूर्य को खराब ही करेगा। चाहे शत्रु प्लैनेट बैठा हो, चाहे मित्र प्लैनेट बैठा हो, 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जब भी 2nd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर दृष्टि डालेगा तो उसका असर निगेटिव जाएगा, उल्टा असर होगा, उसका पॉजिटिव असर नहीं होगा। तो लिखा हुआ है खाना नंबर 8 खाली हो तो नंबर 2 हमेशा अच्छा होगा। खाना नंबर 2 खाली हो तो सब कुछ ही उम्दा होगा। मतलब अगर 8 भी खाली हो और 2 भी खाली हो, 8 अगर खाली है और 2 खाली है, तो ये असर ज्यादा अच्छा होगा। बृहस्पति नंबर 2 और खाना नंबर 8 खाली के वक्त पर बृहस्पति मंदा होगा। बृहस्पति की हवा मंदी आंधी होगी जो हर तरह से नुकसान करेगी। और खाना नंबर 9 बरसाती मानसून हवा के उठने का समंदर हो, तो खाना नंबर 2 बारिश से लदी हुई हवा से टकराकर वर्षा लेने वाला कोसार होगा। कहने का मतलब यह है कि वैसे तो कोई भी प्लेनेट अगर 2nd हाउस में बैठा हो और 8th हाउस अगर खाली हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। 8th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट कभी खराब रिजल्ट नहीं देंगे। एक सिचुएशन तो ये है। दूसरा लाल किताब कह रही है कि अगर 8वां खाली है और 2nd हाउस भी खाली है, 2nd हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है, तो पहली वाली पोजीशन से ये पोजीशन बेटर है। दूसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट ने क्या कहा है कि अगर सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और उस कंडीशन में एर्थ हाउस खाली है, तो जुपिटर खराब स्थिति में होगा, फिर जुपिटर पॉजिटिव नहीं होगा। यहां तीन अलग अलग तरीके की बातें हैं ध्यान रखने वाली। सर अगर 2 खाली हुआ, 8वें प्लेनेट पर। दो खाली हुआ, अगर 8 में प्लैनेट है, तो उसका दृष्टि संबंध नहीं बनेगा ना, क्योंकि सेकंड हाउस खाली है। फिर एट्थ में हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अपने एट्थ हाउस के ही रिजल्ट देगा। फिर डिसाइड 12th हाउस में होगा। अगर 12th हाउस में कोई प्लैनेट होगा तो उसकी दृष्टि जाएगी एट्थ हाउस पे। ठीक है, तो सेकंड हाउस सोया हुआ माना जाएगा उसका। सेकंड हाउस, अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, 8th हाउस में प्लेनेट है, हम्म, तो सेकंड हाउस सोया हुआ माना जाएगा। नहीं नहीं, सेकंड हाउस सोया हुआ नहीं माना जाएगा। सेकंड हाउस पर दृष्टि तो है ना एट्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की, भले वहां पर हाँ जी, प्लैनेट नहीं है, लेकिन उस खाने पर तो दृष्टि है ना एट्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की। हाँ जी। तो अपनी एनर्जी वो सेकंड हाउस की सिचुएशन में मिलाएगा। मतलब जैसे यहाँ पर एर्थ हाउस में मान लीजिए सैटर्न या मंगल बैठे हैं, मार्स बैठा हो या शनि बैठा हो या राहु बैठा हो, कोई भी प्लैनेट बैठा हो, और सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि जाएगी वहां पर। अगर उसकी दृष्टि सेकंड हाउस में जाएगी, तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि, मार्स या राहु कुछ ना कुछ अपने जो इफेक्ट है वो सेकंड हाउस में मिलाएगा। असर किस पे होगा? फैमिली पे असर होगा, और जमा पूंजी में असर होगा, फूड में असर होगा, उसके टेस्ट में असर होगा, उसके संस्कारों में असर होगा। उस प्लेनेट की तो एनर्जी इसका आ रही मतलब है सेकंड हाउस में। तो इसका मतलब सर, अगर मून बैठा हुआ है 8वें घर में, तो दृष्टि दे रहा है सेकंड हाउस में, तो हाँ, फिर तो सेकंड हाउस में मून का असर माना जाएगा। मून का असर आएगा, लेकिन निगेटिव असर आएगा, क्योंकि एर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट यहां से दृष्टि सेकंड हाउस पे डालेगा, वो पॉजिटिव दृष्टि नहीं, नेगेटिव डाले। निगेटिव ही दृष्टि डालेगा। ठीक है, समझ आ गया। थैंक ठीक है, आगे लिखा हुआ है सेकंड हाउस के बारे में। गुरु जहां दो मंदिर कच्चा, पाप बैठक खुद साथी हो, मारक घर से गुरु भी डरता, आठ दृष्टि जब खाली हो। कहने का मतलब ये हुआ कि सेकंड हाउस जो है ना, वो पापी ग्रहों की बैठक है, राहु केतु की बैठक मानी जाती है सेकंड हाउस। और एर्थ हाउस शनि की बैठक मानी जाती है। तो लाल किताब कहती है कि एर्थ हाउस में बैठा हुआ शनि अपने सामने जो सेकंड हाउस पड़ता है उसके जो एजेंट है उसके शनि के, राहु केतु, यहां से बैठ के उनको हुक्म देता है। मतलब सेकंड हाउस राहु और केतु की बैठक मानी जाती है, और एर्थ हाउस शनि की बैठक मानी जाती है। तो ये लिखा है कि मारक घर से गुरु भी डरता, आठ दृष्टि जब खाली हो। मारक घर हुआ वैदिक पराशरी ज्योतिष के हिसाब से जो मारक हाउसेस होते हैं वो 2 और 7 होते हैं। तो वही लिखा है कि अगर यहाँ पर गुरु अकेला बैठा है और एर्थ हाउस खाली है, तो उस स्थिति में मारक घर से गुरु भी डरता है। मतलब गुरु के लिए वो पोजीशन अच्छी नहीं है अगर एर्थ हाउस खाली है और जुपिटर यहाँ पर बैठा है। जुपिटर के अलावा अगर कोई प्लेनेट और बैठे हुए यहाँ पर, और फिर एर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो सिचुएशन ठीक है। जुपिटर के लिए ठीक नहीं। जुपिटर के साथ में अगर सेकंड हाउस में राहु आ जाए, केतु आ जाए, तो बहुत ही जबरदस्त कुंडली बन जाती है। फिर यहाँ पर राहु केतु खराब नहीं रिजल्ट देते हैं, क्योंकि राहु केतु की बैठक मानी जाती है सेकंड हाउस, और जुपिटर का सपोर्ट मिल जाए इन प्लैनेट्स को, तब तो फिर क्या कहने। एन केन प्रकारेण वो पैसे बना ही लेगा। सेकंड हाउस के रिजल्ट उसके बहुत अच्छे मिलेंगे उस इंसान को। ठीक है, ग्रह मुस्तरका बुरा नहीं करते, बंद मुट्ठी के खानों में, फल दो 11 अपनों अपने, धर्म मंदिर गुरुद्वारा में। ग्रह मुस्तरका का मतलब यह हुआ कि इकट्ठे बैठे हुए ग्रह कभी भी बंद मुट्ठी के खानों में, मतलब बंद मुट्ठी के खाने में 1, 4, 7, 10 केंद्रा हाउसेस, जन्म कुंडली के खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10,
ये वैदिक ज्योतिष में, पराशरी ज्योतिष में इनको केंद्र हाउस बोलते हैं, है ना। तो लाल किताब में इसको बोलते हैं बंद मुट्ठी के खाने। तो ग्रह मुश्तरका बुरा नहीं करते, बंद मुट्ठी के खानों में मतलब इकट्ठा बैठे हुए ग्रह, अगर 1 4 7 10 में इकट्ठा कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं तो ये कभी बुरा असर नहीं देंगे। फल दो 11 अपनों अपने धर्म मंदिर गुरुद्वारा में। सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट और 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का असर, भले ही यहां पर 2 प्लैनेट बैठे हो, 3 प्लैनेट बैठे हो, चाहे युति में कितने भी प्लैनेट बैठे हो, लेकिन सेकंड हाउस और 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का रिजल्ट अलग अलग गिना जाएगा। वो मिले जुले मतलब कॉम्बिनेशन वाले रिजल्ट नहीं देंगे। बृहस्पति अगर बृहस्पति चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा अपने रिजल्ट देगा, बृहस्पति अपने रिजल्ट देगा। सूर्य और राहु अगर यहां पर बैठा है तो सूर्य अपने अलग रिजल्ट देगा, राहु अपने अलग रिजल्ट देगा, इन हाउसेस में, सेकंड हाउस में और 11th हाउस में। ठीक है। ज्ञान समंदर 9वें का, या फल उम्र हो पहली का, सफेद झंडा कोसार पे झूले, उम्र बुढ़ापा घर दो का। 9th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट ये डिसाइड करेंगे कि इस बच्चे की शिक्षा कैसी हुई है। 9th हाउस आपका डीएनए है, 9th हाउस से आपके डीएनए के बारे में पता चलेगा। और अगर 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, तो ये असर ऐसा होगा, सफेद झंडा कोहसार पे झूले। आपने देखा होगा ना, जब पहले पुराने राजाओं की लड़ाइयां हुआ करती थी, जब आपस में उन लोगों को संधि करना होता था तो उस सेना में से एक आदमी सफेद झंडा लेके जाता था, बीच में दोनों खड़े हो जाता था। मतलब वो सुलह करना चाहते हैं, वो सफेद झंडा जो होता था वो सुलह का होता था, कि हम कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो वही लाल किताब यहाँ पर कह रही है, अगर 9th हाउस में अच्छे प्लैनेट हैं तो उस इंसान को अगर आप समझाओगे कोई अच्छी चीज तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगी। कोई बच्चा है, उसके 9th हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट बैठे हैं तो उसको समझाना आसान है, उसको कहना आसान है कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई से ये फायदा होगा, या कोई भी चीज उसको समझाओगे आसानी से वो समझ जाएगा, कंप्रोमाइज करने वाला बच्चा होगा। अगर 9th हाउस में खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं, निगेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो फिर उसको समझाना बड़ा मुश्किल होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है। इस घर में मंगल बद या मसनूई ग्रह और पापी ग्रह खुद टेबे वाले पर मंदा असर ना देंगे, बल्कि इस घर में बैठा हुआ राहु भी बृहस्पति के मातहत होगा। वही मैंने बताया कि यहाँ पर ये पापी ग्रहों की बैठक मानी जाती है। अगर यहाँ पर राहु केतु भी प्लैनेट हैं तो वो भी बृहस्पति के अनुसार ही अपना असर देंगे। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में है तो राहु कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा, बृहस्पति के महातत होंगे। मतलब जैसा बृहस्पति होगा वैसे ही इस घर में बैठे हुए राहु और केतु उसको, कुंडली वाले को असर देंगे। सब ग्रह अपना तमाम फल जो उनमें से हर एक के लिए खाना नंबर 9 में लिखा हुआ है कुंडली वाले की उम्र के आखिरी हिस्से में देंगे। मसलन खाना नंबर 9 में शनि का फल 60 साल लिखा है, जो कुंडली वाले की उम्र के शुरू होने की तरफ से गिनकर 60 साल बुढ़ापे की तरफ होगा। लेकिन जब शनि खाना नंबर 2 में होगा तो शनि का यही असर मौत के दिन की तरफ से पीछे जन्मदिन की तरफ को गिनकर 60 साल होगा। मतलब यह है कि 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 9th हाउस में अगर शनि बैठा है तो जब से वो इंसान पैदा होगा तब से लेकर 60 साल की उम्र तक अच्छा फल होगा, शनि उसको बहुत अच्छा फल देगा। ठीक है। और अगर यही चीज उल्टा हो जाए, अगर 9th हाउस में शनि ना बैठ के शनि सेकंड हाउस में बैठे तो ये असर उल्टा माना जाएगा। तो इसमें लिखा है कि मौत के दिन से उल्टा 60 दिन गिना जाएगा। अब पता नहीं इंसान की मौत कब होगी, तो वहां से उल्टा काउंटिंग होगा शनि के अच्छे रिजल्ट। ये चीज समझ में आई।
सिंपल है समझना। सर मान वो 4 देना बस। कुंडली में अगर शनि यहाँ पर बैठा हुआ है 9th हाउस में, तो आप ये मान के चलो कि शनि कुंडली वाले को अच्छे रिजल्ट देगा जन्म से लेके 60 साल तक। और अगर सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है तो उस इंसान को उसकी मौत के दिन से उल्टा 60 साल तक असर देगा। मतलब बचपन उसका भले ही खराब हो, लेकिन जब वो मरेगा तो अगर वो काउंटिंग अगर उसकी बैक पिछले 60 साल की जाएगी तो शनि उसको अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिखेगा। मतलब कि 20-25 साल से कुछ नहीं, बिल्कुल। अप्रोक्सीमेटली। अब एक एवरेज भी एक आदमी की उम्र रख लें, उस हिसाब से भी अगर काउंटिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है। इस घर के ग्रह एक मिनट, लेकिन जब हाँ ठीक है, इस घर के ग्रह आखिर उम्र में हमेशा नेक फल देंगे, चाहे वह किसी दूसरे उसूलों से, गिनती से या चाल वगैरह से, चाहे जितने ही खराब क्यों ना हो रहे हो। मतलब सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो किसी और नियम से भले ही खराब हो रहे हो, लेकिन वो घटती हुई उम्र में, बुढ़ापे में हमेशा नेक असर देंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलते जाएंगे। मतलब जैसे सूर्य और जैसे मान लीजिए जुपिटर और चंद्रमा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो शुरुआत के सालों में चंद्रमा क्या है? पैसा। जुपिटर क्या है? प्रॉस्पेरिटी, ज्ञान। वैसे शुरुआत के सालों में वो भले ही वो बंदा ना पढ़ाई किया हो, भले ही उसके पास में पैसे ना रहे हो, लेकिन जैसे 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 उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी उसके पास में प्रॉस्पेरिटी भी आती जाएगी, उसके पास ज्ञान भी होता जाएगा और उसके पास पैसा भी होता जाएगा। चंद्रमा भी रिजल्ट अच्छे देता जाएगा और बृहस्पति भी। ठीक है। इस घर के ग्रह, हाँ ये तो हो गया आखिर उम्र में। मंगल बद, सूर्य शनिचर मुश्तरका, जब सूर्य और शनि होते हैं तो मंगल बद बनता है। ये हाँ सेकंड हाउस में कुछ चीजें और लिखी हुई हैं। धर्म स्थान या पेशानी का दरवाजा, पेशानी बोलते हैं माथे को। ठीक। माथा, माथे के बीच का ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये खाना नंबर 2 है, दोनों भौहों के बीच का, इसीलिए तिलक यहीं लगाया जाता है। और धर्म स्थान भी है, मंदिर भी सेकंड हाउस को माना गया है। तो दोनों भवों का दरमियानी मरकज, जो नाक का आखिरी हिस्सा है, या पेशानी पर तिलक लगाने की जगह खाना नंबर 2 की असली जगह है। ये दो बीच का जो हिस्सा है ये खाना नंबर 2 है। यहां पर अगर मंगल बैठा है तो लाल टीका आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जुपिटर बैठा है तो केसर का टीका आप लगा सकते हैं। और अगर कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है तो उसको शांत करने के लिए दूध का टीका लगाओ, क्योंकि चंद्रमा से पापी ग्रह शांत हो जाते हैं। उपाय बताया जाता है ना कि दूध का टीका बरगद के पेड़ पे चढ़ा के उसकी मिट्टी से दूध का टीका लगाओ, ये लाल किताब में उपाय होता है ना। यस सर। तो उनको उनको शांत करने के लिए किया जाता है पापी ग्रहों। ठीक है। हाँ, तो खाना नंबर 2 की असली जगह है। इस अगर तिल खाली हो तो सर। नहीं, अगर खाली हो तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो जुपिटर का अपना हाउस तो है ही, तो वहां पर आप केसर का तिलक तो इसका लगाए, है ना। इस तिलक लगाने के निशान की जगह को छोड़कर माथे की बाकी जगह पेशानी कहलाती है। इस हिस्से को छोड़ के बाकी जो हिस्सा पूरा माथे का बचता है पूरा, वो पेशानी कहलाती है, जिसका जिक्र खाना नंबर 11 है। मतलब इतना हिस्सा सिर्फ खाना नंबर 2 है, दोनों भवों के बीच का नाक का ऊपरी हिस्सा, और पूरा जो माथा है वो खाना नंबर 11 है। जब खाना नंबर 2 हर तरह और हर तरफ से खाली हो तो खाना नंबर 2 को तिलक की जगह गिनते हैं। तो अगर खाना नंबर 2 में तिलक हम लगाएंगे तो उस पोजीशन में ये माना जाएगा कि सेकंड हाउस में हम उस प्लैनेट की एनर्जी का समावेश कर रहे हैं। इस खाना नंबर 2 को हवाई ख्याल की तमाम ताकतों में राहु केतु की साथ साथ की बैठक या मसनोई शुक्र की जगह मानते हैं। खाना नंबर 2 जो है वो शुक्र का घर है, क्योंकि वृषभ राशि यहाँ पे पाल करती है। और जो शुक्र होता है वो राहु और केतु से मिलकर बना होता है। अगर शुक्र को 2 हिस्सों में अगर हम बांटें तो राहु और केतु
के रूप में वो दो हिस्सों में बटेगा। मतलब शुक्र का मसनूई प्लैनेट जो है वो राहु और केतु है। खाना नंबर 8 का असर जाता है खाना नंबर 2 में, और खाना नंबर 2 देखता है खाना नंबर 6 को। इसलिए इसलिए 2 का फैसला 2 6 8 के साथ मिलाकर होगा। मतलब ये आपस में 2 6 8 की 2 6 8 ये आपस में दृष्टि संबंध से जुड़े होते हैं ना। 8 देखता है 2 को, 2 देखता है 6 को। तो खाना नंबर 2 के रिजल्ट को जब भी हम देखेंगे तो उसके साथ में 6 हाउस और 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के ऊपर भी हमको नजर डालनी पड़ेगी, तभी हम सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है। दूसरे लफ्जों में खाना नंबर 8 को अगर राहु केतु की शनिचर के साथ में बैठक माने तो उस बैठक या मौत के दीवान खाना का दरवाजा खाना नंबर 2 होगा। सिर्फ राहु केतु दोनों की बैठक मुश्तरका होगी जिसमें शनिचर की मौत का ताल्लुक ना होगा। मतलब वही एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर सेकंड हाउस में राहु केतु की बैठक मानी जाती है, और शनि यहाँ चूंकि राहु केतु एजेंट है शनि के, तो शनि यहाँ से बैठ के राहु केतु गाइडेंस देते हैं। तो ये चीज है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के साथ में अंगूठे के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि क्या किसी व्यक्ति का अंगूठा कैसा हो तो किस तरीके के रिजल्ट देगा, वो थोड़ा सा मैं आपको बताया दे रहा हूं साथ में। अंगूठा जिस कदर लंबा होगा उसी कदर ही ज्यादा सहवत पर काबू पा सकने वाला होगा। सहवत का मतलब होता है ना कि सेक्स संबंधों में जाना। तो अगर जिस कदर अंगूठा लंबा होगा, जितना अंगूठा लंबा होगा उतना ही इन सब चीजों को काबू करने का उसके अंदर पावर होगी। उसको वो काबू कर सकता है इन सब चीजों को, जितना अंगूठा उसका नंबर होगा लंबा होगा। अंगूठा जिस कदर मोटा होगा उसी कदर ज्यादा मुफलिस होगा। मुफलिस का मतलब होता है निर्धन, कंगाल, गरीब। अंगूठा जितना मोटा होगा उतना ही वो व्यक्ति थोड़ा सा पैसे की कमी रहेगी उसके पास में। अंगूठा जिस कदर छोटा होगा उसी कदर ज्यादा वैसी हैवानी ताकत ज्यादा होगी, तंग हौसला होगा और जिद्दी होगा। ये अंगूठे की को देख के किसी के भी अंगूठे को देख के थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरीके का इंसान है। तो ये सेकंड हाउस पूरा हुआ। तो सेकंड हाउस में हमने ये समझा कि सेकंड हाउस में को देखने के लिए सबसे पहले हमको 9th हाउस को देखना है, कितनी मदद मिली है इसको। 10th हाउस को देखना है कि फादर्स की तरफ से कितना सपोर्ट रहा है, और 4th हाउस को देखना है। और सेकंड हाउस के रिजल्ट को पाने के लिए हमको 8th हाउस को देखना है। 8th हाउस भी डिपेंड करेगा सेकंड हाउस के रिजल्ट के लिए। तो तब हम सेकंड हाउस को पूरी तरीके से रीड कर पाएंगे। इतने रूल लगेंगे सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को रीड करने के लिए। इसमें अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो आप। सर इसको ये पूछना है कि आपने कहा सेकंड हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस का कॉम्बिनेशन देखना है। हम्म 8th हाउस का तो समझ आया कि सेकंड हाउस को दृष्टि दे रहा है, हम्म लेकिन 6th हाउस को दृष्टि सेकंड हाउस को नहीं दे रहा, सेकंड हाउस दे रहा है दृष्टि 6th हाउस को। 8th हाउस सेकंड हाउस को दृष्टि दे रहा है और सेकंड हाउस सेकंड हाउस 6 को दृष्टि दे रहा है। आपस में तीनों सिक्स कनेक्टेड हो गए। हाउस 12 को दे लेकिन 6th हाउस सेकंड को तो नहीं दे रहा ना। नहीं, 6 हाउस सेकंड को नहीं दे रहा है। 12 को दे रहा है। ये 8 में बैठा हुआ प्लैनेट सेकंड को देख रहा है, सेकंड में बैठा हुआ प्लैनेट 6 को देख रहा है, और 6 में बैठा हुआ प्लैनेट 12 को देख रहा है, और 12 में बैठा हुआ प्लैनेट 8 को देख रहा है। 8 को आपस देख में रहा है। कनेक्शन बन गया ना सारे ग्रहों की एनर्जी का। ठीक। आगे आगे करें। थर्ड हाउस से थर्ड हाउस और कर लेते हैं। थर्ड हाउस 3 नंबर, यहाँ पर मिथुन की राशि है। यहाँ पर केतु नीच के होते हैं, और राशि मालिक जो है जेमिनाई के वो मरकरी हैं, बुध हैं। राहु यहाँ उच्च का होता है, और किस्मत का ग्रह यहाँ पर बुध बनता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो मंगल और बुध की है इस हाउस में।
पक्का घर खाना नंबर 3, इस दुनिया से कूच के वक्त राहे रवानगी, बीमारी वगैरह। मतलब इस दुनिया से जब इंसान जाएगा, उसकी मृत्यु होगी, तो किस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु होगी, वो थर्ड हाउस बताएगा। थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट बताएगा। ठीक है। इस घर का जो रंग है खूनी, असर होता भी खूनी है, होता जब भी है इस घर जुल्मी, देता असर वह कष्टी है। इस घर की जो तासीर है वो खूनी है। मतलब क्योंकि इस घर का जो कारक है वो मंगल है, और बुध जो है वो इस घर का मालिक है। मतलब नसें, हमारे शरीर की नसें बुध है, और उनमें बहता हुआ, उनमें जो खून बह रहा है वो मार्स है ना। होता तभी इस घर जुल्मी, देता असर वह कष्टी है। मतलब इस घर में अगर पापी प्लेनेट बैठे होंगे तो वो इंसान को कष्ट ही पहुंचाएंगे। पापी अगर हो उम्दा टेवे, कष्ट सभी ग्रह कटता हो। अगर कुंडली में पापी ग्रह कौन से हैं? शनि, राहु, केतु। राहु केतु। अगर कुंडली में पापी ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो जो थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट जो कष्ट दे रहे हैं, वो कष्ट आसानी से कट जाएंगे। वो कष्ट हमको परेशान नहीं करेंगे। कोई भी प्लैनेट यहाँ पर बैठा हो, अगर पापी जैसे मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, ठीक है, और राहु बहुत अच्छी पोजीशन में मान लीजिए 6 हाउस में बैठा हुआ है, केतु 12th हाउस में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन होगी, तो शनि उतने खराब रिजल्ट यहां पर नहीं दे पाएगा। उनके उसके दिए हुए कष्टों को हम आसानी से झेल ले जाएंगे। ग्रह मंदे घर तीसरे बैठे, बुरा मालिक नहीं करते हैं। खून, मतलब तीसरे घर में जो भी प्लैनेट बैठेगा ना, वो उस कुंडली वाले का बुरा नहीं करेंगे। वो खानदान के ऊपर बुरा असर कर सकते हैं, वो दोस्तों के ऊपर बुरा असर कर सकते हैं, उस कुंडली वाले के ऊपर बुरा असर नहीं करेंगे। खून दृष्टि जुल्म से अपने जहर बाहर ही भरते हैं, उम्र पहली हो 11 सक्की, ग्रह तीजे जब मंदा हो। मौत रुकेगी 8 से उठती, बैठा तीजे ख्वाह कैसा हो। इस हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेंगे, चाहे वो कितने भी खराब स्थिति में बैठे हों, वो जो अपना असर है ना, जहर बाहर ही भरते हैं, वो असर अपना बाहर डालेंगे। वो थर्ड हाउस से रिलेटेड कामों को खराब नहीं करेंगे, वो अपना असर बाहर डालेंगे, या कुंडली वाले के ऊपर असर नहीं करेंगे। वो अपना असर उसके परिवार वाले के ऊपर कर सकते हैं, उसके मित्र वगैरह के ऊपर कर सकते हैं। उम्र पहली हो 11 सक्की, ग्रह तीजे जब मंदा हो। थर्ड हाउस जब भी मंदा होगा, जब भी यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट बैठेंगे, तो 11वां हाउस हमेशा सक्की हो जाएगा। 11वां हाउस किसका होता है? हमारे लाभ का। ये थर्ड हाउस के सामने पड़ेगा। थर्ड हाउस के सामने अगर आप देखोगे तो 11th हाउस पड़ता है। तो अगर यहाँ पर खराब ये हाउस नेगेटिव हो रहा है, तो 11th हाउस अपने आप सक्की हो जाएगा। कब तक सक्की होगा? उम्र की पहली अवस्था तक। उम्र की जो पहली अवस्था है, उस अवस्था तक 11th हाउस में बैठे हुए 11th हाउस सक्रिय हो जाएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है, यहाँ पर अगर नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे होंगे, मंगल हो जाए या शनि हो जाए, इस तरीके के प्लैनेट है, राहु बैठा हो, अगर इस तरीके के प्लैनेट यहाँ पर बैठेंगे, राहु तो उच्च कंडीशन में आ गया। इसके अलावा कोई प्लैनेट, बुध यहाँ पर अच्छी कंडीशन का नहीं माना जाता है, भले ही यहाँ पे यहाँ का वो ओनर है। मंगल भी यहाँ पर सक्की होता है, तो मंगल हो, बुध हो, शनि हो, अगर ये इस घर में बैठेंगे तो ये हाउस मंदा हो जाएगा। तो उम्र की पहली अवस्था जो होती है 25 साल तक, उस साल तक 11th हाउस सक्की होगा। मतलब उसको लाभ भी दे सकता है और लाभ नहीं भी दे सकता है, शक के दायरे में आ जाएगा। मौत रुकेगी 8 से उठती, बैठा तीजा ख्वाह कैसा हो। ग्रह जब तक कोई तीसरे बैठा, मौत टेवा ना पाता हो। भेद गुरु से बेशक खुलता, फैसला बुद्ध से होता हो। 8th हाउस जो होता है ना, वो मौत का माना जाता है, आयु का माना जाता है। मौत कैसे होगी इसका माना जाता है।
तो अगर एर्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की दशा अंतर्दशा चल रही है तो हो सकता है हमको मौत जैसी चीज का सामना करना पड़े। हो सकता है मौत भी हो सकती है इंसान की। एर्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की जब भी दशा आएगी तो प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन अगर उस समय उस कंडीशन में थर्ड हाउस में भी अगर प्लेनेट बैठा हुआ है तो फिर मौत नहीं होगी। माया दौलत जो 11 आती भाग तीजे से जाती हो, तासीर मंगल हो टेवे जैसी हालत वही कर पाती हो। कहता है कि 11th हाउस से दौलत आती है। माया और दौलत 11th हाउस से इंसान कमाता है और तीसरे से उसका एग्जिट हो जाता है, तीसरे से दौलत निकल जाती है। और कुंडली में जैसे मंगल की तासीर होगी वही हालत खाना नंबर 3 की होगी। अगर कुंडली में मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो थर्ड हाउस बहुत अच्छे से काम करेगा। थर्ड हाउस का बहुत अच्छे से काम करने का मतलब ये हुआ कि हमको अपने सिबलिंग का प्यार मिलेगा, हमको अपने मेहनत का फल मिलेगा, हम मेहनती होंगे, अपने काम को बहुत अच्छी से करने वाले होंगे, अपने हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, हमको यात्राओं से लाभ मिलेगा, फालतू की यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें। ठीक है। जब नंबर 3 में पापी बैठे हों और नंबर 8 व 6 भी मंदे हो रहे हों तो अगर मौत नहीं तो मौत का बहाना जरूर होगा। मतलब नंबर 3 में पापी ग्रह बैठे हों और नंबर 8 और 6 भी खराब हो रहे हों, मतलब 6th हाउस में भी खराब प्लेनेट बैठे हों और 8th हाउस में भी खराब प्लेनेट बैठे हों, तो अगर मौत नहीं होगी तो मृत्यु तुल्य कष्ट इंसान को जरूर मिलते रहेंगे। अगर थर्ड हाउस में, 6th हाउस में और 8th हाउस में तीनों में प्लेनेट बैठे होंगे और खराब अवस्था में बैठे होंगे, तो मौत अगर नहीं होगी तो उस तरीके के उसको बीमारी या उस तरीके के मृत्यु तुल्य कष्ट उसको हमेशा फेस करने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन खाना नंबर 12 का ग्रह चाहे नंबर 3 वाले घर का दुश्मन ही क्यों ना हो, नंबर 3 को हमेशा मदद देगा। अगर खाना नंबर 12 में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और वहां पर खाना नंबर 3 में भी कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो खाना नंबर 12 में बैठा हुआ प्लैनेट खाना नंबर 3 में बैठे हुए प्लैनेट को हमेशा मदद देगा, हमेशा उसकी हेल्प करेगा। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मसलन मंगल नंबर 12 में हो और केतु नंबर 3 में हो। हालांकि मंगल और केतु आपस में दुश्मन है, इसी तरह जब बुध नंबर 12 हो और शनिचर नंबर 3 हो तो ये आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे ही करेंगे। तो बुध नंबर 12 हो और शनि नंबर 3 हो तो कहा गया है अमृत कुंड, मतलब हर तरह से बरकत का जमाना होगा, मतलब हर तरीके से उस आदमी को हर काम में सफलता मिलेगी। इसी तरह एक एग्जाम्पल और दिया है, अगर नंबर 12 में शुक्र और राहु इकट्ठे हों तो जब भी जन्म कुंडली में 12th हाउस में शुक्र और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो लाल किताब में लिखा है कि जाहिरा तौर पर 21 या 25 साल की उम्र में बेवापन जाहिर होगा। अगर ये किसी की कुंडली में 12th हाउस में शुक्र और राहु अगर बैठे हुए हैं तो 25 साल की उम्र में, 21 से 25 साल की उम्र में अगर शादी की गई तो वो लड़की विधवा हो सकती है या लड़का जो है ना उसकी वाइफ खत्म हो सकती है 21 से 25 साल की उम्र में, अगर शुक्र और राहु 12th हाउस में बैठे हुए हैं और 25 साल से पहले अगर शादी होती है। लेकिन अगर उसी वक्त ही खाना नंबर 3 में शनि बैठा हो तो राहु का शुक्र पर कोई बुरा असर नहीं होगा, तो फिर ये सिचुएशन नहीं आएगी। अगर शुक्र राहु 12th हाउस में बैठे हुए हैं और उसी समय थर्ड हाउस में भी कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो फिर ये जो ऊपर वाला सिम्टम लिखा हुआ है ना कि बेवा होने वाला, फिर वो नहीं होगा। फिर थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट को वहां से मदद ही मिलेगी, आपस में ये मदद पे होंगे एक दूसरे की।
ठीक है। तो थर्ड हाउस सिर्फ इतना ही है, इसमें भी स्लाइड में लिखा हुआ है 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, थर्ड हाउस में प्लैनेट बैठे हुए प्लैनेट की हमेशा मदद करेगा। तीन प्लैनेट 12 प्लैनेट की मदद करेगा, लेकिन तीन में अकेला प्लैनेट होना चाहिए। मतलब अगर थर्ड हाउस में दो प्लैनेट हैं तो फिर वो शर्त नहीं रहती है, अगर थर्ड हाउस में अकेला प्लैनेट बैठा होगा तो फिर वो 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट आपस में मदद पर होंगे। बाकी तो वही सेम लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। तो ये सेकंड हाउस और थर्ड हाउस की हमने बात की। फोर्थ हाउस की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फोर्थ हाउस थोड़ा सा लंबा भी है, और एक बार इस वीडियो को सुन लीजिएगा तो थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा, सेकंड हाउस थर्ड हाउस। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे फोर्थ हाउस। इन दो हाउसेस के बारे में कुछ बात करनी हो तो कर सकते हैं। सर इन शॉर्ट हम लोग को ये सब हाउसेस का कैरेक्टर्स याद करना होगा, मतलब हम लोग को मालूम होना चाहिए कि इसका क्या कैरेक्टर है, इसका क्या इस है। हाउस के कैरेक्टर्स जो थे वो मैंने पहले ही बता दिए ना, वो जो पहले आपने, हाँ पहले मैंने मतलब वो बताया। हम लोग को याद रखना खुद पड़ेगा। हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है, हमने मतलब एक दूसरे दिन भी हाँ कुछ और ऐड ऑन करवाए आपको। हाँ, वो तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, वो हो जाएंगे। बट वो इम्पोर्टेंट है। मेन मेन चीजें आप याद कर सकते हो, जैसे फर्स्ट हाउस खुद की बॉडी और अपने से संबंधित जो भी चीजें हैं। सेकंड हाउस हम्म, आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, फैमिली है। बस ये सब हम्म, चीजें याद होनी चाहिए। बाकी तो सब ये जब मेन मेन चीज याद हो जाएंगी ना तो वो सब उसी के साथ में ऐड ऑन हो जाएगा। हम्म। तो जब तक ग्रहों के कारक तत्व याद नहीं होंगे तब तक फिर हम पता नहीं कर पाएंगे ना कि ये प्लेनेट किस चीज पे इफेक्ट डाल सकता है। किस चीज पे इफेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट हाउस भी किस किस हाउस से कनेक्टेड था, कोई बताएगा, रिपीट करेगा? फर्स्ट हाउस बताइए राकेश जी। फर्स्ट हाउस हाउस 8th हाउस एंड 11th हाउस एक 11, साथ 1, 8 8, 11। 11, राइट। 8, एक साथ 8, 11, 11। अगर इन सारे हाउसेस में प्लेनेट बैठे होंगे तो वो इंसान बड़ा कंफर्टेबल मोड में जिंदगी जिएगा, क्योंकि उसकी सलाह देने वाले भी उसको बहुत है, सपोर्ट करने वाले भी बहुत है। उसकी लाइफ बड़ी कंफर्ट वाली होगी, ना ही किसी काम की चिंता होगी, क्योंकि सब अपने आप सब काम बनते चले जा रहे होंगे उसके। सेकंड हाउस 2, 6, 8। 268 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 9 भी सेकेंड रहेगा, 9th हाउस। और 10th 10th 4th हाउस। लेकिन मेन डिपेंड करता है 10th हाउस पर, क्योंकि अगर 10th हाउस में बैठा हुआ जैसे कोई भी प्लेनेट है और सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट है, तब सेकंड हाउस और 10th हाउस के प्लेनेट ज्यादा अच्छा असर देंगे। दोनों ही, मतलब काम भी है वो अच्छा करेगा और उससे पैसे भी खूब कमाएगा। सर जैसे आपने बताया था कि जब भी हम दूसरा हाउस देखेंगे कुंडली में, तो हम्म उसके साथ साथ हम फोर्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ हाउस ये भी देखेंगे, है ना? हम्म, हाँ। बिल्कुल। अब सिर्फ सेकंड हाउस में बैठ के जैसे कोई प्लेनेट बैठा है ना सेकंड हाउस में, वो क्या रिजल्ट दे रहा है इस पे डिपेंड होगा ही नहीं, जब तक उसके बाद सारे ये भी उस वहां भी देखना पड़ेगा ये कौन से ग्रह बैठे हैं, वो दृष्टि कहाँ जा रहा है। हाउसेस की क्या कंडीशन है। और एक चीज और, सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, किसी भी कंडीशन में बैठा हो, हमको उसके जो कारक ग्रह है जैसे बृहस्पति है और उसका जो राशि मालिक है शुक्र, उसको नहीं भूलना है। वो हमारे हाउस के ओनर जिनका मकान है और जिनकी जमीन है, अगर वो दुखी रहेंगे तो उस घर में बैठा हुआ भी प्लैनेट जो है ना उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उस वो भी चीज हमको याद रखनी है। सही है जी। तो तो सेकंड हाउस में हम लोग ने फिफ्थ को टच नहीं किया बिल्कुल भी। 5 को टच नहीं किया, 5वें से सेकंड हाउस में कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं।
ये हाउस हो जाएंगे ना तो फिर ग्रामर स्टार्ट करेंगे, वो जो बीच में मैंने छोड़ दिए है, दृष्टि संबंध बताना, मसनोई प्लैनेट बताना, वो भी एक अभी ग्रामर का एक पोर्शन रुका हुआ है। लेकिन वो हाउसेस को समझना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने हाउस स्टार्ट किया। एक बार हाउस समझ में आ जाएंगे ना तो दृष्टि, बीच बीच में दृष्टियों का जिक्र होता ही रहेगा, जैसे मैंने आज बताया आपको। हम्म, वैसे दृष्टियों की आप वो नोट्स मिलेंगे तो वो ग्रामर में आपको दे ही चुका हूँ ऑलरेडी, उसके बाद अभी अच्छा मैं जी। दृष्टि में हाँ वो वो। शायद इस ग्रामर, हाँ इसमें होंगे, हाँ हाँ। हाँ, और जी। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो कुछ और क्लियर कर दूंगा मैं, तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि दृष्टियां लाल किताब में कई तरीके, दोनों काम करती हैं। यहाँ पर जो वैदिक पराशरी की जो दृष्टियां हैं वो भी यहाँ पर लगेंगी, और लाल किताब की जो अपनी दृष्टि है वो भी लगेंगी यहाँ पर, दोनों दृष्टि काम करेंगी। सही है जी। सर लेकिन कहते हैं कि लाल किताब में वैदिक दृष्टि नहीं देखते। नहीं नहीं नहीं, वैदिक दृष्टियां भी काम करेंगी यहाँ पर, दोनों दृष्टियां काम करेंगी। जो लाल किताब की जो दृष्टियां काम करती हैं वो खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 7 के प्लैनेट के द्वारा करेंगी। और जो पराशरी ज्योतिष वैदिक की हाँ जो जी। इस दृष्टियां जो काउंट होंगी वो 7th हाउस से स्टार्ट होके 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के द्वारा होंगी। ओके। है ना, अभी वो मैं समझा दूंगा आपको, जब मतलब जैसे कि वो आएगा तो उसमें उसमें क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। हाँ ये है सर। हाँ 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 हाँ, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मतलब वो कुंडली बना के, एरो बना के आपको उस दिन मैं समझा दूंगा जब दृष्टि वाला चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि लाल किताब में दृष्टि ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी ठीक। भी प्रोडिक्शन के लिए। और भी सर उसमें मदद में प्लैनेट कैसे हैं, तो अभी ग्रामर बहुत बचा हुआ है, मैंने अभी ग्रामर ज्यादा पढ़ाया ही नहीं आपको, वो साथ में लेके चलेंगे धीरे धीरे। हाँ जी। सर अभी जैसे मैं अपना अपना डाउट कर रही हूँ। जो मेरे जो जैसे जिसका मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखती हूँ ना, हम्म अक्सर वो लोग का कुंडली नहीं बना हुआ होता है। हम्म मतलब वो बाहर के हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के हैं, तो हम्म। उन लोग की कुंडली नहीं बनी होती है। तो फिर उनको लाल किताब का वो देने के लिए मुझे उनका कुंडली पहले बनाना पड़ेगा या हाँ, देखना कुंडली पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, उसके लिए तो कुंडली की डिटेल्स होनी चाहिए ना, क्योंकि प्रश्न कुंडली लाल किताब नहीं बनाती है। प्रश्न हम्म कुंडली जो है ना वो दूसरी पद्धति बनाती है, केपी पद्धति से, कृष्ण हम्म मूर्ति पद्धति से ही हम प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। हम्म लाल किताब प्रश्न कुंडली नहीं बनाती है। उसके लिए तो आपको, लाल किताब दो चीजों पे काम करती है, हस्तरेखाओं पे काम करती है, पामस्ट्री पे काम करती है, और टाइम और जन्म, ये सब पता होना चाहिए। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। सर फोटोज भेज देना सर, जो कौन सी बुक्स फोटो? के अभी अभी जो आपने पढ़ाया है वो कुछ ओके ओके, भेज दूंगा भेज दूंगा। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, भेज दूंगा। चलिए ठीक है, राधे जय, राधे सर। राधे राधे। ओके। राधे। थैंक यू। राधे राधे।